हेलो, नमस्ते। आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का जो नेक्स्ट पार्ट है, यानी कि फोर्थ पार्ट हमारा है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होता है, यानी उसमें हम पढ़ चुके हैं जो भी थॉमसन्स मॉडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रदरफोर्ड्स मॉडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बोर्स मॉडल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और आज मैं करने जा रही हूँ यानी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये आप कह सकते हो क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ओके, तो इसमें क्या है, इससे पहले हमने जो थ्योरी में पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि जो भी न्यूक्लियस है, यानी कि न्यूक्लियस क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो कि सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है किसी भी एटम के। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि जो न्यूक्लियस होता है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, यानी कि आप बोल सकते हो कि एक शेल में, जो कि जिसको बोलते हैं स्टेशनरी शेल, उसकी में चक्कर लगाते रहते हैं, जिसकी अपनी एक एनर्जी होती है। और डिफरेंट डिफरेंट जो भी शेल्स हैं उनकी एनर्जी भी क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ये हमने पढ़ा था इससे पहली वाली क्लास में। क्या पढ़ा था कि जैसे कि सेंटर में क्या होता है, ये हो गया न्यूक्लियस, जो कि क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, प्रोटॉन है, और हमने क्या और पाया था, इसमें न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इस पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन की वजह से जो न्यूक्लियस है वो भी क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जो न्यूक्लियस है आप बोल सकते हो वो किसकी वजह से होता है पॉजिटिवली चार्ज, इस प्रोटॉन की वजह से। ओके, और ये जो पूरा का पूरा जो मास है, एक तरह से कह सकते हो पूरे एटम का, वो कहां पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है, न्यूक्लियस में। अब न्यूक्लियस यानी कि इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, तो ये जो पार्टिकल हैं जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस हैं, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं। किसकी वजह से, न्यूक्लियस के अंदर होने की वजह से इनको क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं, यानी कि ये हो गया न्यूक्लियस, चलो यहीं पर ले लेते हैं हम। और ये हो गया न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट्स। मैंने बताया था इन ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं, यानी इसको बोलते हैं ऑर्बिट्स, या फिर इनको बोल सकते हैं शेल्स, या फिर इनको बोल सकते हैं एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स। अब हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, यानी कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होती है, यानी कि इस वाले एनर्जी लेवल की, इसकी पूरी की फिक्स्ड होगी एनर्जी, इस वाले की अलग एनर्जी होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो इन एनर्जी लेवल को एक तरह से बोल सकते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल, या ऑर्बिट भी बोल सकते हैं, या शेल भी बोल सकते हैं। तो ये हो गए स्टेशनरी एनर्जी लेवल या फिर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। अब ये जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स होते हैं, इनकी एनर्जी यानी इस पूरे ऑर्बिट की फिक्स्ड होगी, यानी कि सेम होगी, और इस पूरे ऑर्बिट की क्या होगी, इसकी फिक्स्ड होगी, यानी कि ये अलग स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया या एनर्जी लेवल हो गया। अब मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल होता है या फिर ऑर्बिट होता है, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है जो न्यूक्लियस के पास होता है। और जब से ही हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, यानी कि ये E2 हो गया, तो इसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है, यानी कि बढ़ती जाती है। अब एक और अगर एनर्जी लेवल ले आओ तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, E3, यानी कि उससे ज्यादा हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि जैसे E1 है उसकी एनर्जी सबसे कम है, जो न्यूक्लियस के पास में एनर्जी लेवल है, जो न्यूक्लियस के पास में ऑर्बिट है, उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। और उससे ज्यादा फिर नेक्स्ट वाले एनर्जी लेवल की हो जाएगी, फिर उससे ज्यादा उससे अगले वाले, सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल है उसको 1 भी बोल सकते हैं, यानी कि 1, उससे नेक्स्ट वाला 2 हो जाएगा, उससे नेक्स्ट वाला 3 हो जाएगा, ऐसे ही सो ऑन चलता रहता है। यानी कि n की वैल्यू, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n, यानी कि n यानी कि पहला एनर्जी लेवल है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। और जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर k है तो इसका मतलब पहला एनर्जी लेवल होगा। उसके बाद में है l, सेकंड वाले को l, थर्ड वाले को m, ऐसे ही सो ऑन, ये एनर्जी लेवल चलता रहता है। अब यहां पर क्या है, यानी कि जो भी एनर्जी लेवल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट होता है। यानी इन एनर्जी लेवल्स में जो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यानी जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स को इन एनर्जी लेवल में रखेंगे,
वो कहलाता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी उस एटम का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे यहां पर और एक चीज और याद रखनी है कि कोई भी एटम है उसको इस तरह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होने चाहिए कि एटम जो हो वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होगा, स्टेबल होना चाहिए, यानी कि स्टेबिलिटी गेन करे। इस तरह से जो है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है किसी भी एटम के ऑर्बिट्स में, इस तरह से होना चाहिए कि जो एटम है वो मैक्सिमम स्टेबल हो, यानी स्टेबिलिटी गेन करे। अगर वो स्टेबल होगा तभी तो मैटर भी स्टेबल होगा। तो यानी हमें स्टेबिलिटी भी इसमें ध्यान रखनी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया कि जो भी अरेंजमेंट कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रॉन्स का ऑर्बिट्स में, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और वो जो अरेंजमेंट है वो इस तरह से होना चाहिए कि जो एटम है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो। तो यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन और अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट शेल या फिर बोल सकते हो ऑर्बिट्स ऑफ द एटम इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट। ओके, यानी इनमें जो हम अरेंजमेंट करेंगे वो कहलाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किसका अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट। ओके, नेक्स्ट है द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इन सच अ वे सो दैट एटम्स शुड हैव मैक्सिमम स्टेबिलिटी, यानी इसमें अरेंजमेंट इस हिसाब से होना चाहिए कि जो एटम है वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी गेन कर सके। यहां तक आई होप क्लियर होगा। अब इसमें क्या करना है हमें, अब हम जो बोर एंड बुरे ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इससे रिलेटेड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें जो तीन कॉन्सेप्ट यानी कि तीन जो एक तरह से बोल सकते हो कॉन्सेप्ट बताए थे उन्होंने, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट ऑर्बिट्स में, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आपको पता है कि जो भी एटम है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है कंप्लीटली। क्यों, क्योंकि जो जितना चार्ज पार्टिकल यानी कि पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन फॉर द स्टेबल एटम। ठीक है, यानी प्रोटॉन के जितने नंबर होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन के भी होने चाहिए एटम के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन की। ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है ये जो है दिया था बोहर एंड बुरे ने। उन्होंने क्या जो भी पोस्टुलेट्स थे वो दिए थे इससे रिलेटेड। पहला जो था कि जब हम बात करते हैं किसी भी एटम की, तो उसमें जो भी ऑर्बिट्स होते हैं, तो ऑर्बिट्स का मैंने बताया था कि जो भी ऑर्बिट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी जो एनर्जी लेवल होता है, जैसे मैं बना लेती हूँ यहाँ पर एक बार कि ये हो गया न्यूक्लियस, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गया। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं ये एनर्जी लेवल्स की, यानी इसमें ये है एनर्जी लेवल्स। अब हम बात करते हैं यानी यहाँ पर जो पहला वाला एनर्जी लेवल है यानी कि 1 2 3 4, मैंने बताया था ये पहला वाला है, इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं एनर्जी क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है इधर जाने पर। ये चीज हो गई। इसके बाद क्या है, यानी स्टेबिलिटी का हम फैक्टर देखेंगे कि जो भी एटम है वो स्टेबल होना चाहिए। तो स्टेबल कब होगा, जब एनर्जी कम होगी, लेसर एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। तो यहां पर क्या होगा, मान लो ये न्यूक्लियस है और जो भी इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहां पर आकर फिल होगा, जिसकी एनर्जी कम होगी, यानी कम एनर्जी वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले आकर फिल होते हैं। यानी जो पहला एनर्जी लेवल है यानी कि न्यूक्लियस के पास वाला, अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां पर फिल होगा, इस वाले एनर्जी लेवल में, जिसको क्या बोल सकते हैं 1 2 3, या फिर मैंने बताया था कि के बोलते हैं 1 को, एल को बोलते हैं 2, एम एंड देन एन, इस तरह से सो ऑन चलता रहता है एनर्जी लेवल का। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे पहले कहां पर फिल होगा, फर्स्ट एनर्जी लेवल में आकर फिल होगा, जिसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, यानी फर्स्ट एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन आकर फिल होगा। ठीक है, यानी कि यहां पर ये वाला जो पोस्टुलेट है इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। जब तक कि जो अंदर वाली शेल है वो फिल नहीं हो जाती, तब तक इलेक्ट्रॉन इन वाली शेल्स में फिल नहीं होगा। यानी अगर मान लो आपके पास जो एटम है, मान लो आपके पास कौन सा एटम है, हाइड्रोजन का है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहां आकर फिल होगा, यहां पर पहले एनर्जी लेवल में आकर फिल होगा। आप
आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस इलेक्ट्रॉन को इस वाले एनर्जी लेवल में फिल करा दो, ऐसा नहीं होगा। मान लो हाइड्रोजन है और कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हाइड्रोजन में, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के सेकंड वाले एनर्जी लेवल में फिल कर दो, ये नहीं पॉसिबल है। पहले आपको कौन सा एनर्जी लेवल फिल करना होगा, पहला वाला एनर्जी लेवल जो कि न्यूक्लियस के जस्ट बाद में है। यानी आपको मान लो क्लासरूम में अरेंज करके बैठाया हुआ है, ठीक है, जो बच्चे पहले आए हैं उनको फर्स्ट रो में बैठा दिया है, जो बाद में आए हैं उनको सेकंड में और थर्ड में। तो जैसे क्लासरूम में होता है कि अगर क्लास टीचर किस हिसाब से बैठाना चाहता है कि जैसे मान लो जो बच्चे पहले आएंगे वो बच्चे पहले बैठ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट रो पे बैठ जाएंगे, जो कि टीचर के पास में होती है। तो टीचर को आप एक तरह से न्यूक्लियस समझ लो, यानी मैं टीचर हूं और जो मेरे पास में पहले आ रहे हैं बच्चे, यानी पहले इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो मेरे पास में आकर बैठ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनको पहले आसानी से जगह मिल जाएगी और स्टेबिलिटी भी समझ लो उसी तरह से एटम की भी होती है, उनको ज्यादा समझ में आएगा, तो ज्यादा स्टेबल होंगे वो बच्चे, ठीक है। तो यहां पर भी क्या केस है, यानी कि न्यूक्लियस के पास में अगर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले आकर कहां बैठेंगे, जहां पर जो न्यूक्लियस है यानी कि जो टीचर है उसके पास वाली जो बेंच पड़ी हुई है उसके पास में आकर इलेक्ट्रॉन बैठ जाएंगे। अब इसके बाद में जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करेगा कहां आकर बैठेगा, यानी कि ये वाला जो एनर्जी शेल है यानी कि पहला वाला ही, अगर वहां पर 2 सीट की अवेलेबिलिटी है, यानी टीचर के पास वाली जो सीट है, मतलब जो जगह है, अगर वहां पर केवल 2 ही सीट पड़ी हुई हैं तो वहां पर केवल 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं। तो दूसरा वाला यानी कि पहले एक बच्चा आया वो आकर बैठ गया, अब मान लो दूसरा बच्चा आया क्लास में तो वो आकर भी जो दूसरी वाली सीट है वहां पर बैठ जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर होगा, यानी जब तक ये वाली सीट फिल नहीं होगी तब तक ये वाली सीट फिल नहीं हो सकती हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एनर्जी जो है वो पहले वाले की क्या है, कम है। आई होप यहां तक जो होगा ये वाला जो पॉइंट है वो क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं इसका सेकंड पॉइंट। अब हम बात करते हैं यानी कि किसी भी जो शेल है या फिर एनर्जी लेवल है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया कि फिलिंग कैसे करनी है, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास में होगा सबसे पहले वहां से फिलिंग स्टार्ट करनी है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन फिलिंग हम करेंगे कैसे, मतलब हम ये कैसे जानेंगे कि जो भी हमने बेंचेस बिछाई हैं, जो भी एनर्जी लेवल्स हैं, वहां पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, यानी सब में डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। यानी जैसे कि हमने टीचर के पास में जो पास वाली बेंचेस हैं, जो सीट्स हैं, वहां पर कितनी सीट्स हैं, यानी पहली वाली जो रो है उसमें कितनी सीट्स हैं, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठेंगे, दूसरी वाली जो रो है उसमें कितनी सीट्स है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठेंगे, तीसरी वाली जो लाइन है यानी कि उसमें कितनी सीट्स हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। क्योंकि जितनी सीट्स की अवेलेबिलिटी होगी उतने ही स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जितने नंबर ऑफ जो भी शेल्स हैं उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी होगी रहने की, उतने इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। और सबसे जरूरी क्या है, जो न्यूक्लियस के जितने ज्यादा पास में होगा सबसे पहले जो है इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होंगे, उसके बाद में ही नेक्स्ट वाले का नंबर आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि मान लो जो टीचर के पास में जो रो लगी, जो पहली वाली सीट्स लगी हुई हैं, तो वहां पर जब सारे स्टूडेंट्स बैठ जाएंगे पहली वाली लाइन में, उसके बाद ही जो सेकंड वाली लाइन है वो भरनी स्टार्ट होगी। तो यहां पर क्या है, हम ले लेते हैं जैसे कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में यहाँ पर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है, उसके बाद में ये एनर्जी लेवल बना लिया मैंने, पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर एक रूल है, यानी कि हमें क्या देखना है कि जो ये पहला वाला एनर्जी लेवल है, यानी ये पहला वाला, सॉरी ये नहीं है, ये वाला पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, पहले वाले को K, दूसरे वाले को L, तीसरे वाले को M। तो जो पहला वाला एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो यहां पर एक रूल फॉलो होता है, उस रूल को कहते हैं 2n स्क्वायर, यानी 2n स्क्वायर। n यहां पर क्या है, n है ये वाली वैल्यू, यानी कि ये 1 2 3 इस तरह से जो चल रहा है, यानी n की वैल्यू क्या है 1 2 3 सो ऑन, यानी ये क्या बता रहा है, कौन सा एनर्जी लेवल है,
तो ये n जो है यहाँ पर यानी कि 2n² में ये है 2n², ये n कौन क्या बता रहा है यहाँ पर, एनर्जी लेवल का नंबर, यानी कौन सा वाला एनर्जी लेवल है। पहला है तो यहाँ पर फर्स्ट पुट करेंगे, दूसरा है तो n की जगह 2 पुट करेंगे, तीसरा है तो n की जगह 3 पुट करेंगे, यानी 3 पुट करेंगे। तो 2n² में मान लो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो पहला वाला एनर्जी लेवल है। हमारा फॉर्मूला क्या है, 2n²। ठीक है, अब n क्या है, यानी कि फर्स्ट, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 का स्क्वायर, तो 2 1 जा 2, यानी जो पहला वाला एनर्जी लेवल है यानी फर्स्ट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ये। ठीक है, यानी इस वाले एनर्जी लेवल में फर्स्ट वाले में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऐसे ही अब निकालेंगे सेकंड वाले एनर्जी लेवल के लिए। अब सेकंड वाले में n की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, 1 की जगह 2 हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ये जो सेकंड वाला एनर्जी लेवल या फिर शेल है उसमें मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए इसमें कितने आएंगे, 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में, सेकंड वाले में। ऐसे ही अगर थर्ड वाले एनर्जी लेवल की बात करें तो उसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और यहां पर अगर हम निकालें तो ये आएगा 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी जो थर्ड वाला एनर्जी लेवल है या फिर ऑर्बिट है या फिर बोल सकते हैं शेल है, उसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा एक भी नहीं। मैक्सिमम का मतलब क्या है, 18, यानी ज्यादा से ज्यादा 18 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं किसमें, थर्ड वाले एनर्जी लेवल में, या फिर बोल सकते हैं ऑर्बिट, या फिर बोल सकते हैं शेल। ऐसे ही अगर हम फोर्थ वाला एक और एनर्जी लेवल ले लें यहां पर, तो अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 4 हो जाएगी, और जब ये n की वैल्यू 4 हो जाएगी तो यहां पर वैल्यू कितनी आएगी, 32, यानी 32 इलेक्ट्रॉन किसमें आ सकते हैं, जो ये फोर्थ वाला एनर्जी लेवल है, जिसको बोल सकते हैं n शेल या फिर बोल सकते हैं n ऑर्बिट। जैसे यहां पर मैंने लिखा हुआ है, यही फर्स्ट ऑर्बिट में कितने आएंगे, फर्स्ट ऑर्बिट को k भी बोलते हैं, k शेल या k ऑर्बिट भी बोलते हैं, इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर 1 रखी है हमने वैल्यू, ये निकल के आगे 2। ऐसे ही सेकंड वाले के लिए जो जिसको l शेल भी बोलते हैं, उसके लिए हमने 2 रखा है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थर्ड वाले के लिए क्या है, m शेल बोलते हैं, यहाँ पर 3 रखा, 18 इलेक्ट्रॉन आ गए। फोर्थ वाले के लिए जिसको n शेल बोलते हैं, यहाँ पर 4 रखा और 32 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इस फॉर्मूला से क्या निकालते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना क्या लिखना है, मैक्सिमम, मिनिमम की बात नहीं हो रही, मैक्सिमम यानी कि इतने ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं, ये फाइनल लिमिट है, यानी कि मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर या फिर एनर्जी लेवल बोल सकते हैं, या फिर शेल बोल सकते हैं। तो ठीक है, यानी 2n² किसका फॉर्मूला है, 2n² फॉर्मूला है कि किसी भी एनर्जी लेवल में या फिर ऑर्बिट में या फिर शेल में मैक्सिमम जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को यानी कि नंबर को निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। आई होप यहां तक जो है वो क्लियर होगा। अब डिस्कस करते हैं इसका थर्ड पोस्टुलेट, यानी थर्ड पॉइंट जो दिया था बोर एंड बुरे ने। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट क्या होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्टेट रूल, यानी ऑक्टेट का मतलब हो गया 8, यानी ऑक्ट यानी 8। तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है, यानी जो भी आउटरमोस्ट शेल या फिर जिसको बोलते हैं वैलेंस शेल। आउटरमोस्ट शेल क्या होती है, पहले एक चीज समझ लेते हैं। आउटरमोस्ट शेल ये हो गई, जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर मान लो ये 2 एनर्जी लेवल हैं, तो जो बाहर वाली शेल होगी, यानी आउटर मोस्ट शेल किसको बोलेंगे, आउटर मोस्ट यानी कि बाहर वाली, तो ये वाली शेल क्या कहलाएगी, आउटर मोस्ट शेल, या फिर इसको बोलेंगे वैलेंस शेल, वैलेंस शेल भी बोलते हैं। तो ये जो वैलेंस शेल होगी, इसमें केवल मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। ये भी क्या है, मैक्सिमम बता रही हूं, मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम
कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स ही होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में किसी भी एटम की। तो इस रूल को बोलते हैं ऑक्टेट रूल। मैंने बोला मैक्सिमम, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो हम हाइड्रोजन से स्टार्ट करते हैं। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर तो 1 होता है इसका, ठीक है, और तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर हम इसका इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएं तो मान लो ये हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर ये हो गया एनर्जी लेवल पहला वाला, जिसको बोलते हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल, यानी कि n=1 फर्स्ट एनर्जी लेवल मैंने बताया था। या फिर इसको बोलते हैं क्या? के भी बोल सकते हैं, यानी के शेल या फिर के एनर्जी लेवल, ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल है, यानी अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल कराएंगे। अब यहाँ पर रूल देखते चलना, यानी जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है, जो न्यूक्लियस के पास वाला है, उसमें इलेक्ट्रॉन फिल कराना है हमें। और क्योंकि हाइड्रोजन में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस वाले एनर्जी लेवल में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका हो गया? हाइड्रोजन के लिए। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही फिल कराएंगे पास वाले में, यानी पहला बच्चा आकर बेंच पर बैठ गया, ये टीचर है और ये बेंच है, और इस पर आकर एक बच्चा बैठ गया, ठीक है। अब क्या मैंने बताया था, जब हमने 2n² से फॉर्मूले से निकाला था, तो 2n² से क्या निकाला था कि पहली वाली बेंच पर कितने बच्चे बैठ सकते हैं? मैक्सिमम 2 बच्चे बैठ सकते हैं। अब ये तो हो गया हाइड्रोजन के लिए। अब सपोज करो हमें हीलियम के लिए बनाना है, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 2 ही होते हैं। तो जो हीलियम है, यानी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर अब इसमें हमें फिल कराना है क्या? इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया पहला एनर्जी लेवल, यानी कि n=1। तो फर्स्ट, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यानी जो टीचर के पास वाली बेंच है उस पे मैक्सिमम, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे बैठ सकते हैं। तो पहला बच्चा तो ये हाइड्रोजन का यहाँ बैठ गया। अब इसमें भी हीलियम के 2 हैं, तो हीलियम में क्या होगा? एक ये आकर बैठ गया और एक ये आकर बैठ गया, यानी सीट फुल हो गई। अब पहली वाली जो बेंच है वो फुल हो गई है, वहां पर केवल 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, यानी पहले वाले में केवल 2 ही मैक्सिमम। ये हमने निकाला है, हमारा रूल है ये, यानी हमारे स्कूल का ये रूल है। उसी हिसाब से एटम में भी ये रूल है कि पहली वाली बेंच पर केवल 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, यानी पहले वाले एनर्जी लेवल में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हीलियम की। अब हम बात कर लेते हैं लिथियम के बारे में। जैसे लिथियम के लिए यहां पर हम ले लेते हैं Li, और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 3 होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी 3 ही होते हैं। अब यहां पर अगर हम 2n² वाला रूल फॉलो करें, यानी हमने देखा था तो पहला वाला तो हाइड्रोजन में फिल हो गया था, अब इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हो गए, तो ये तो हो गया न्यूक्लियस, और ये हो गया पहला एनर्जी लेवल, और ये हो गया दूसरा एनर्जी लेवल। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 हैं। तो पहला वाला एनर्जी लेवल में मान लो ये इलेक्ट्रॉन आ गया और एक ये, क्योंकि यहाँ पर 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं, तो एक यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गया और एक यहाँ, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पहले वाले एनर्जी लेवल में कंप्लीट हो गए। अब चलते हैं दूसरे वाले की ओर, जो दूसरा एनर्जी लेवल है। अब जो एक इलेक्ट्रॉन बचा है, 2 तो इसमें से यहाँ आ गए, एक और बचा, यानी कि तीसरा वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा दूसरे वाले एनर्जी लेवल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली चीज क्लियर है, यानी कि सबसे पहले हमें कौन सा एनर्जी लेवल भरना है? पहला वाला, जिसकी एनर्जी कम है, और इसमें कितने बच्चे बैठ सकते हैं? केवल 2। अब हम दूसरी वाली लाइन में आएंगे, यानी कि दूसरे वाले एनर्जी लेवल में आएंगे। यहां पर हमने एक बच्चा बैठा दिया, यानी यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन बैठा दिया जो कि बचा हुआ था क्लास में। तो टोटल जो भी क्लास में बच्चे थे वो थे 3। तो 3 में पहली वाली बेंच पे केवल 2 बैठ सकते थे, तो वो बैठा दिए, और दूसरी वाली जो लाइन बची उसमें एक बैठ सकता था, तो वहां पर वो बैठा दिया। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, जो ये थर्ड पॉइंट है। आप यहां पर देखिए कि जो सेकंड वाला लाइन है, यानी कि बाहर वाली जो शेल है, जिसको बोल रहे थे आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल या फिर बोलते हैं वैलेंस शेल। तो इस वाली शेल में हाइड्रोजन में क्या था? 2 ही इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन था आउटर मोस्ट शेल में। हीलियम में क्या था? हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए थे। और लिथियम में आप देख रहे हो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि बाहर वाली शेल में 1 है।
तो आप देखते रहना कि मतलब जितने भी आप निकालोगे किसी में भी आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए, यानी कि वो कहलाता है ऑक्टेट रूल। अब देखते हैं एक और, यानी इससे आगे का जो है वो आप खुद से करके देखना, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, इस टाइप में आप खुद से करके देखना। मैं यहाँ पर बना देती हूँ एक तरह से, यहाँ पर मैं बना देती हूँ सोडियम का। जैसे मैं ले लेती हूँ यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल। अब सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर हम इसका बनाएं तो सबसे पहले न्यूक्लियस, देन पहला एनर्जी लेवल, देन दूसरा एनर्जी लेवल, देन तीसरा एनर्जी लेवल। अब तीसरे की, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोडियम में क्या हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जो पहला वाला एनर्जी लेवल है, यानी कि जो न्यूक्लियस के पास वाला एनर्जी लेवल है, मैंने बताया था उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 हमने यहां पर रख दिए। ये हो गया फर्स्ट एनर्जी लेवल। अब देखते हैं सेकंड वाले एनर्जी लेवल। सेकंड वाले में हमने निकाला था कि 2n² से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसमें? सेकंड वाले में। ठीक है, तो अब 11 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने फर्स्ट में बैठा दिए, तो बचे कितने? 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 बच्चे तो हमने पहली वाली लाइन में बैठा दिए, तो कितने बच्चे बचे? अभी 9 बच्चे बचे हैं। अब जो दूसरी वाली लाइन है उसमें मैक्सिमम कितने बच्चे आ सकते हैं? 8 बच्चे आ सकते हैं दूसरी वाली लाइन में। तो दूसरी वाली लाइन में हमने 8 बच्चे बैठा दिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यानी कि 2 और 8 कितने हो गए? 10 बच्चे बैठ गए 11 में से। ठीक है, बचा कितना? 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन रह गया है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कौन से वाले में आएगा? थर्ड वाले एनर्जी लेवल में आएगा, यानी लास्ट वाले में। तो लास्ट वाला यानी कि इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये वाला जो शेल है ये क्या कहलाएगा? आउटर मोस्ट शेल, या फिर जिसको बोलेंगे वैलेंस शेल। इसमें भी आप देखो केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। किसमें? आउटर मोस्ट शेल में। 8 से ज्यादा किसी में नहीं है। ठीक है, यहां तक आई होप क्लियर होगा। हमने फिलिंग कहां से स्टार्ट की है? अंदर वाले से, यानी अंदर वाले एनर्जी लेवल जिसकी एनर्जी कम है उससे हमने इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट की है। फिर हमने क्या किया है? उससे ज्यादा एनर्जी लेवल वाले में, एनर्जी लेवल में फिलिंग स्टार्ट की है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर बचा 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हमने कहां पर फिल करा दिया? जो लास्ट वाला है उस वाले में हमने फिल करा दिया है। अब मैं एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, आपको जो और क्लियर हो जाए अच्छे से। तो इसके लिए यहां पर बना लेते हैं क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17 ही इसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहां पर हमने यानी कि ये ले लिया न्यूक्लियस, एनर्जी लेवल, ये वाला एनर्जी लेवल हो गया, ये वाला एनर्जी लेवल हो गया, फिर ये वाला एनर्जी लेवल हो गया। ठीक है, न्यूक्लियस के पास से फिलिंग स्टार्ट करनी है क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, मैं क्लियर करते हुए चल रही हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें फिल करा दिए क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर बचे कितने? इसमें से 17 में से 17 में से 2 गए, 15 बचे। जो सेकेंड एनर्जी लेवल है उसकी एनर्जी फर्स्ट वाले से ज्यादा है और उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन फिल करा दिए। 5 6 7 8 बचे कितने? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जो थर्ड वाला एनर्जी लेवल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अब हमने 2 यहां पर 8 यहां पर 10 आ गए टोटल, तो कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन बचे। अब जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसमें हमने अगर निकालें 2n² से, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर इतने, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड वाले में हम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे? 7 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर यहां फिल करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये जो बाहर वाला शेल यानी एनर्जी लेवल हो गया, इसको क्या बोलेंगे? आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, और एक चीज हमारा कौन सा? ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है क्योंकि 7 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखें यहां पर तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल, तो ऑक्टेट रूल भी फॉलो हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है? सबसे पहले हमने कम एनर्जी वाले एनर्जी लेवल से फिलिंग स्टार्ट की है, फिर इससे नेक्स्ट वाले में, फिर सबसे नेक्स्ट वाले में। तो यहां तक आई होप जो भी मैंने पढ़ाया है वो आपको
क्लियर होगा कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जो टीचर के पास में बैठे हुए हैं, मतलब टीचर है जहां पर मान लो सेंटर में, और उसके पास वाली जो बेंच है उस पे जो बच्चे आए हैं, मान लो उस पर मैक्सिमम 2 बच्चे आ सकते हैं पहली वाली लाइन में, तो पहले हमने पहली वाली लाइन में 2 बच्चों को बैठा दिया और वहीं से बैठाना स्टार्ट करना है। फिर हमने नेक्स्ट वाली लाइन में देखा, उसमें केवल 8 बच्चे आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो जो और बच्चे आए, मान लो 2 हमने यहां बैठा दिए और जो और बच्चे आए तो वो वहां पर आकर बैठ गए। फिर मान लो जो उससे नेक्स्ट वाली लाइन है उसमें मैक्सिमम 18 बच्चे बैठ सकते हैं, तो अगर और बच्चे आते हैं तो अगर ये वाली लाइन हमारी फिल हो गई है, यानी कि 2 पहली वाली में बैठ गए हैं और 8 नेक्स्ट वाली में बैठ गए हैं, कि 10 बैठ गए हैं, तो 10 से ऊपर जो आएंगे वो उससे नेक्स्ट वाली में बैठेंगे। तो इस तरह से रूल फॉलो करना है। और जो भी बाहर वाली लाइन होगी, यानी कि जहां पर बच्चे बैठ रहे हैं लास्ट में, उसमें मैक्सिमम 8 ही बच्चे आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। ये चीज याद रखनी है कि सबसे बाहर वाली जो होगी उसमें। ठीक है, आई होप यहां तक जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया है वो आपको क्लियर होगा। इसमें जो भी बचे हुए हैं एटम्स, उनका घर पर आप करके देखिएगा कि कैसे उनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।